हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर बीएमएस का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सीधा रास्ता दिखाया था। सीधा रास्ता मतलब क्या था, आपको याद होगा, प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो भी आपको वैल्यूज दिया रहता था, बराबर है। तो हम इधर लिखते थे z इज इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। जो भी इसके अंदर आंसर आता था उसमें 0.50 आप प्लस करके वैल्यू लिखते थे और वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का आंसर होता था। और ये प्रोबेबिलिटी बाय डिफॉल्ट क्या होता था, परसेंटेज में। अब हम रिवर्स जाएंगे। जब रिवर्स जाएंगे तो सबसे पहला जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर रहेगा उसमें 50 प्लस था वो 50 माइनस करना पड़ेगा। रिवर्स मतलब मुझे फॉर एग्जांपल इधर 50% आया, तो अपन 50% में पहले 50 माइनस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो 0 हो जाएगा। अब वो जो 0 है वो किस चीज का वैल्यू है, z का, म्यू का वैल्यू है। जो भी इधर आंसर आता था उधर अपन इसको ऐड करते थे ना, तो मैंने जैसे ही 50 माइनस किया तो जो बच गया है वो ये है। और ये कहां से मिला था, टेबल में से। तो अपन टेबल के अंदर से z का वैल्यू फाइंड करेंगे। रिवर्स जाएंगे। नॉर्मली कैसा था, 0.25 था, तो 0.25 आप टेबल में सर्च करते थे और इधर आंसर लिखते थे और फिर उसमें 0.50 को प्लस करते थे और आपको प्रोबेबिलिटी का आंसर मिलता। तो अब मैं रिवर्स जाऊंगा, प्रोबेबिलिटी है तो 0.50 माइनस करूंगा तो मुझे ये टेबल का आंसर मिलेगा। अब टेबल के आंसर से हम ये वैल्यू को फाइंड करेंगे और जो वैल्यू को फाइंड करेंगे इक्वल्स टू ये होगा। और फिर इसमें जो मिसिंग रहेगा वो हम फाइंड करेंगे। कभी मीन मिसिंग रहेगा, कभी स्टैंडर्ड डिविएशन मिसिंग रहेगा, कभी एक्स का वैल्यू मिसिंग रहेगा। इसे हम कहते हैं रिवर्स करना। ठीक है, क्वेश्चन रीड करता हूं, देखते हो क्या दिया है आपको क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 233, जो मेरे पास ये वाला टेक्स्ट बुक है उसके अंदर 233 सम नंबर 6, नया टेक्स्ट बुक में भी सम नंबर 6 ही होगा। क्वेश्चन दिया है, हाइट ऑफ 500 ब्लैक फॉरेस्ट केक have a normal distribution with a mean of 6.5 and standard deviation is 0.8. Find the minimum height of the tallest cake. That's it. और कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, the height of 500 black forest cake have a normal distribution with mean 0.50 and a standard deviation of 0.8. Find the minimum height of the tallest cake. अब इस क्वेश्चन यस, थिकेस्ट केक, मेरे से पढ़ने में मिस्टेक हो गया, थिकेस्ट केक, बराबर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 था, एन दिया है कितना, 500, बराबर। मीन दिया है कितना, 6.5, बराबर। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है कितना, 0.8। और कुछ दिया है, देख लो और कुछ दिया है क्या, पक्का? चलिए ठीक है, और कुछ नहीं दिया है सर, बस इतना ही दिया है। अब सवाल है सबसे थिकेस्ट केक कितना है वो पूछा गया है। 500 ब्लैक फॉरेस्ट केक है टोटल खाने का नहीं बात है क्रिश, ऐसा कुछ मत सोच, केक खाली एग्जाम्पल है, मन में लड्डू फूटा ऐसा कुछ भी मत कर दो। एन का वैल्यू कितना है, 500। अज्यूमिंग अ प्रोबेबिलिटी हैज अ परसेंटेज ऑफ 100, है या नहीं, तो 100 में 500 का वैल्यू कितना वो फाइंड करेंगे। सर क्या बोले, समझा ही नहीं सर, फिर से हिंदी में समझाओ, आपका लैंग्वेज समझता नहीं हमको, ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहे आप? ठीक है, पहले तो मैं फाइंड करता हूं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी विल बी 100% है कितने का, 500 में से। रिवर्स साइकोलॉजी, उल्टा, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना हो जाएगा, 1/5 विच इज इक्वल्स टू 0.2। 500 का प्रोबेबिलिटी फाइंड किया तो 500 का प्रोबेबिलिटी एज एन 100% कितना है, 0.2। क्लियर? 500 का प्रोबेबिलिटी, 500 नंबर ऑफ काउंट है, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम फॉर ऑब्जर्वेशन। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज दिया रहता ना मेरे को तो टेंशन नहीं था दीपिका,
अब परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज कैसे फाइंड कर, नॉर्मली मैं परसेंटेज कैसे फाइंड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क मिला है 80 में से, तो इंटू 100 करता हूं, तो मतलब ये नहीं मालूम है 100 क्या है, परसेंटेज कितने में से, 80 में से, तो ये मुझे पॉसिबिलिटीज देगा ना। मैंने यहां पे पॉसिबिलिटीज फाइंड किया है 500 केक का प्रोबेबिलिटी का, बात समझा, क्लियर। तो इसका पॉसिबिलिटीज कितना है। अब रिवर्स स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया था पहले प्रोबेबिलिटी मालूम रहेगा, उसमें ये प्लस हुआ था वो माइनस करेंगे, माइनस करके ये टेबल का वैल्यू मिलेगा, उस टेबल के वैल्यू से जेड का वैल्यू फाइंड करके जो भी मिसिंग है वो फाइंड करेंगे। इस केस में मिसिंग क्या है, एक्स का वैल्यू, टॉलेस्ट केक क्या है, थिकेस्ट केक, टॉलेस्ट या थिकेस्ट जो भी है, बराबर है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी फॉर थिकेस्ट केक मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना, समझा, क्लियर। चलिए तो प्रोबेबिलिटी तो मिल गया, देयरफॉर z इज इक्वल टू, और z टेबल या तो t इज इक्वल टू लिख देता हूं, t इज इक्वल टू, इट वुड बी 0.5 माइनस 0.2, 0.5 माइनस 0.2 क्यों है, समझ में आया क्या। चलिए देयरफॉर टेबल वैल्यू विल बी 0. अब यही एक छोटा सा ट्विस्ट है तुम्हारे लिए, 0.3 आप नॉर्मली कैसे चेक करते थे, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसा आप चेक करे थे, यहां पे था 0.00, 0.001, 0.02 एंड सो ऑन। तो आप अभी 0.3 आप ऐसे 0.3 का इधर का वैल्यू दे दो, मैं बोलूंगा गलत, सीधा रास्ता ऐसा था। अब रिवर्स जा रहे, तो ये जो वैल्यू है वो अंदर का वैल्यू है ना, तो अभी अंदर टेबल के अंदर जाना है और देखना है सबसे पहला 0.3 कौन से नंबर के पास आ रहा है। पूरे टेबल में जाओ, पूरे टेबल में जाओ और देखो कि 0.3 सबसे पहला किधर दिख रहा है, 0.3 सबसे पहला किधर दिख रहा है, तो आपको मेरे हिसाब से वो 0.8 और 0.04 के पास देखना 0.2995 दिखेगा, और उसके बाजू में अगर 0.05 देखोगे तो 0.30 समथिंग दिखेगा, 3025 ऐसा कुछ दिखेगा। मैं बोल रहा हूं 0.8 के कॉलम में जाओ, रो में जाओ, और 0.4 के पास देखो आपको क्या वैल्यू दिख रहा है, 0.2995, और उसके बाजू में देखना 0.30 समथिंग समथिंग होगा। सबसे पहला 3 उधर ही आया है, बट उसके पहले का अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो 0.2995 है, विच इज अप्रोक्सीमेट 3 भी हो सकता है, या नहीं। तो सर हम कौन सा ले, 0.3 ले या 29 ले, इधर एवरेज है, इधर एवरेज है, 0.30 भी लिख सकते हो, 0.85 का आंसर या तो 0.84 का आंसर, 0.84 कॉलम में ना वहां पे, तो आप इधर इधर मतलब z विल बी 0.84 या तो 0.85, डिपेंडिंग दोनों में से कोई एक वैल्यू। अगर आपको 3025 लिया आपने तो वो 5 के कॉलम में होगा, और 4 लिया है तो 299.5 है, विच इज ऑल्सो 3। सर उसके आगे का नंबर भी तो वैसा ही दे रहा है, उसके आगे का भी ऐसे दे रहा है, ऐसा नहीं है, 3 लेना है तो बेस्ट इज ये, मैं तो इसे रेफर करूंगा, मैं किसे रेफर करूंगा, 0.85, सिंपल, मेरा अजम्पशन यही है, ठीक है क्या। आप इसे भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट द बेस्ट सॉल्यूशन इज 0.85। मैं 85 लेके सॉल्व करने वाला हूं, समझा आपको मैंने क्या बोला। पूरे टेबल में सबसे पहला 0.3 किधर आ रहा है, भाई ये इधर आ रहा है, तो मेरा आंसर है 0.85। रिवर्स में जा रहे तो अंदर ढूंढना, और सीधा जा रहे तो इसका वैल्यू डायरेक्टली लिखना है, यहां पे ये आंसर लिखा हुआ है, बात समझ में आया आपको। तो अब मैं z का वैल्यू कितना बोलूंगा, 0.85। अब z का फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, और z का वैल्यू कितना है 0.85, x मालूम नहीं है, मीन मालूम है 6.5, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.8, इधर डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.85 इंटू 0.8, x माइनस 6.5, तो 0.85 इंटू 0.8 करो कितना आ रहा है 0.68 इज इक्वल्स टू x माइनस 6.5,
माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 0.68 प्लस 6.5 इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7.18, जो भी है, मतलब जो थिकेस्ट केक है वो उसका हाइट कितना है 7.18, मतलब x का वैल्यू है 7.18। रिवर्स समझा कैसे सॉल्व किया है? फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान दें। सबसे पहला चीज आपको क्वेश्चन में मीन दिया था, मीन का वैल्यू दिया था 6.5, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 0.8, एन का वैल्यू दिया है। इधर प्रोबेबिलिटी देना चाहिए था, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, और एक्स फाइंड करने बोला। तो मैंने प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड किया? इफ नॉट गिवन तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते? 100 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इससे प्रोबेबिलिटी फाइंड किया। अब प्रोबेबिलिटी में क्या करना है? 0.5 जो प्लस था वो क्या करोगे? माइनस करोगे, तो ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू टेबल का वैल्यू आया, टी का वैल्यू आया। अब इस टी का वैल्यू टेबल के अंदर सर्च करना है, कौन से नंबर का जेड है वो, समझा? रिवर्स में जा रहे हो तो अंदर सर्च करोगे, और सीधा जा रहे हो तो ये बाहर के नंबर से अंदर का वैल्यू फाइंड करते हैं, जो अभी तक अपन ने इसके पहले के लेक्चर में देखा था, बराबर है। तो 0.30, 0.3 कौन से कॉलम में आ रहा है? 0.8, 0.05 केस में, तो 0.85 हो जाएगा ये। तो ये किसका वैल्यू मिला? जेड का वैल्यू मिला। टेक्स्ट बुक के अंदर शायद 84 लिखा है, बट मेरे हिसाब से वो 0.85 है, ठीक है। अब ये मिल गया, मैंने z का फॉर्मूला लिखा, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, और फिर इस तरह से मैंने x का वैल्यू फाइंड किया। समझा? अभी फटाफट कंप्लीट करेंगे, इसके बाद देख सेकंड सम करते हैं। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है, इसलिए ध्यान देना सम की तरफ। इस क्वेश्चन में मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। आगे क्या दिया है? ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन वेयर 10% ऑफ द स्टूडेंट गेट लेस देन 30 मार्क्स एंड 97% of the student get less than 62 marks. Assuming the distribution of the marks to be normal, it is known that for a standard normal variate t, the area under normal curve between the ordinates corresponding to t 0 and t 1.3 is 40%, 0.32, and area between t and t 1.9 is 47.13%. हमें फाइंड क्या करने बोला है? मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो अजम्पशन दिया, एक 1.3 और एक 1.9। 1.3 का वैल्यू कितना बोला है? देखो जरा, 1.3 का वैल्यू दिया है 40.32 एंड 1.9 का बोला है 47.19। अब ये 13, अब ये है क्या मालूम है? ये z का वैल्यू है, 1.3 और 1.9 z का वैल्यू है। आप देखना टेबल में, z टेबल में जाओ पहले, और z टेबल में 1.3 का वैल्यू चेक करो कितना है। 1.3 का वैल्यू चेक करो कितना है। देखो 1.3 कैसे चेक करोगे? 1.0 और यहां पे कितना चेक करोगे? 3। 1.3 डायरेक्टली दिया रहेगा शायद, 1.3 डायरेक्टली जीरो कॉलम में चेक करो कितना है? 4032, 4032 डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 40.32% हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है। देखो दिया है ना। वैसे ही 1.9 का वैल्यू कितना दिया है? 47.13। 1.9 को चेक करो, 4713 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, पॉइंट निकल जाएगा यहाँ पे। अरे बात समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में z का वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से दे दिया गया है। मतलब ये 1.3 और 1.9 क्या है? z का वैल्यू जो हम लोग टेबल में फाइंड करते थे वो डायरेक्टली दिया गया है। ये समझा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आया? चलिए ठीक है। अब आता हूं क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको दिया है कि भाई फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन वेयर 10% स्टूडेंट गेट लेस देन 30 मार्क्स। 10% मतलब लेट probability for x less than 30 be 10%। अरे समझा? ये समझा? एंड probability for x less than 62 कितना है? 97 के 96 कितना है? 97% बोला है ना, बराबर है। अब देखो यहां पे लेस देन 62 के अंदर 30 वाले भी इंक्लूड होते हैं,
हाँ या नहीं? ये आ गया प्रोबेबिलिटी फॉर लेस देन 30, ये आया प्रोबेबिलिटी फॉर लेस देन 62। क्लियर? पक्का? अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन 30 विल बी, ये प्रोबेबिलिटी मतलब z इज इक्वल टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका वैल्यू दिया है 1.3 और इसका वैल्यू दिया है 1.9, तो आई कैन राइट 1.3 इज इक्वल्स टू 30 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। यहां पे 1.9 इज इक्वल्स टू 62 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। सो दो इक्वेशन मिल गए, z का वैल्यू 1.3 इक्वल्स टू 30 माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, 1.9 इज इक्वल्स टू 62 माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब जरा इसके बारे में देखते, तो ये आपको क्या बोला था, लेस देन 62। लेस देन 62 में क्या लेस देन 30 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही सर, आएगा ही ना। और लेस देन 30 का परसेंटेज कितना दिया है? 10%, मतलब इसके अंदर वो 10% इंक्लूडेड होगा। ये जो वैल्यू है z का 10% वैल्यू जो 30 का है, लेस देन 30 वाला वैल्यू वो इसके अंदर होगा ना, z के टेबल के अंदर, या नहीं होगा? ये क्या है? 10% से कम, मतलब 30 से कम वाले नंबर्स है, और इसके अंदर 62 से कम वाले नंबर्स है। तो 62 से कम वाले नंबर के अंदर लेस देन 30 वाला भी नंबर होगा। मतलब ये जो z का वैल्यू आया रहेगा मुझे, ये z की वैल्यू में मेरा जो 10% अमाउंट है वो भी इंक्लूड होगा। होगा कि नहीं? 10% जो ये आंसर था वो इसके अंदर होगा ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने बोला है कि लेस देन 30 मेरे पास कितने परसेंट है? 10% है, और लेस देन 62 में 97% है, तो 97% में 10% जो ऊपर वाला है वो भी इंक्लूड ही होगा। मैं ये बोल रहा हूं, है नहीं? मतलब ये जो 1.9 है इसके अंदर मेरा 10% वैल्यू है। 10% मतलब ये एक्चुअली में डिवाइड करके दिया, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 19। 10% मतलब 10 रहेगा ना यहाँ पे, अपने मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। 10% जो वैल्यू है ना, कन्वर्ट किया नंबर में, तो कितना हो गया? 19 हो गया। अब मैं जो फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं, दैट इज 19 जो है ये 10% अमाउंट के लिए है। 19 जो है ये 10% अमाउंट है कन्वर्ट करके, इसके अंदर इंक्लूड किया है। अब मैं क्या करूंगा, उसे एक्सक्लूड करूंगा। किस में से? टेबल यानी कि मीन में से। तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन का। मुझे कौन सा वैल्यू मिलेगा? स्टैंडर्ड डिविएशन। कैसे? तो अगर 62 टोटल वैल्यू है, उसमें से 19 अगर निकाल दो तो बचेगा जो, वो क्या रहेगा? वो मीन का वैल्यू रहेगा। देयरफॉर आई कैन से मीन विल बी 62 माइनस 19। देयरफॉर मीन विल बी 43। अब ये मीन मिल गया ना, तो मीन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करें। कैसे? तो 1.9 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया था 62 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ऐसा ही दिया है, हाँ या नहीं? मतलब अब ये 1.9 तो नहीं है, तो यहां पे आएगा 62 माइनस 43 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1.9। देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 19 अपॉन 1.9। अरे समझा? क्लियर है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, बाय मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, 190 अपॉन 19। स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी, बात समझ में आया? अब यही वैल्यू अब इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके चेक करो, सेम आंसर रहेगा। अब इसके अंदर भी मीन का वैल्यू आपको कितना दिया है? 43 दिया है, तो ये कितना आएगा? -13 आएगा। डिवाइड कर दो, स्टैंडर्ड डिविएशन फिर से 10 आएगा, और ये लेस देन है तो माइनस में रहेगा, ये ग्रेटर देन नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। मीन का वैल्यू 43 था, मीन का वैल्यू 43 है, ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, तो इधर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है। समझ में आया क्या किया मैंने? फिर से एक बार चाहिए तो देखो, ये इक्वेशन जो है इसके साथ आपने थोड़ा सा ट्विस्टिंग किया। क्या किया? ये वैल्यू के अंदर 30% इंक्लूडेड था, और 30% कितना वैल्यू है? 10%। तो मैंने इसे कन्वर्ट किया एज अ परसेंटेज के अंदर, कितना है इसका वैल्यू? 19। अभी 19 एज अ नंबर लेके मैंने क्या किया? मीन का वैल्यू। कैसे? टोटल में से 19 निकाल दो, 10% वैल्यू निकाल दो, तो मुझे जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? एवरेज वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू बचेगा। अब ये मीन वैल्यू मिल गया,
सब्स्टिट्यूट किया, स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया। क्लियर है? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।